नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। दस्तक की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर अखिलेश यादव के मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने के वादे पर पलटवार है। उस वादे पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से अखिलेश पर निशाना साधा गया है। पाप मार डारे सधियारे में ये लिखा गया है, ये ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि बटवा बना बा पावर। अब मतलब ये कि अखिलेश यादव ने चुनाव जीतने के बाद अगर सरकार बनी तो ये कहा था कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उसके लिए आप फॉर्म भरिए, आप बताइए। लेकिन ये शायराना वार किया गया है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से शायराना निशाना साधा गया है और बिजली के वादे पर कहा गया है कि ये झूठा वादा है। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से किए गए ट्वीट में अखिलेश के इस वादे को झूठा बताया गया है और कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव अब वादे पर वादे कर रहे हैं, झूठे वादे वो कर रहे हैं। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन पिछले 74 दिन में 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि चुनाव है। अवध की एक मशहूर पंक्ति है, जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगव तो पुलाव आवत है। मतलब जब इलेक्शन पास आता है, जनता चावल भी मांग ले तो पुलाव नेता खिलाते हैं। ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव के समय सस्ती बिजली मांगती जनता को पुलाव के रूप में अभी राजनीतिक दल मुफ्त बिजली का वादा कर रहे हैं। यूं तो कोयला, पानी और सौर ऊर्जा से बिजली बनती है, लेकिन बिजली से कैसे राजनीति में वोट का बल्ब जलाने की जुगत चल रही है, इस चुनाव मां बड़ा करंट है वाली हमारी इस रिपोर्ट से जानिए। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? बिजली के बिल 0 चाहिए, नहीं चाहिए। 2 किलोवाट तक ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। जिसको 0 बिजली के बिल चाहिए हमको वोट दे देना। 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां? 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। 142 साल पहले बिजली से जलने वाले बल्ब का आविष्कार करके थॉमस अल्वा एडिसन ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि भविष्य में बिजली से सिर्फ उनका बनाया बल्ब ही नहीं बल्कि वोट देने वाला बल्ब भी जलाया जाने लगेगा, जिसकी झालर जनता के सामने कुछ यूं सजाई जाती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता का करंट पाते ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का वादा कर चुकी कांग्रेस सरकार 53 लाख लोगों का बकाया बिजली बिल भरकर वोट का फिलमेंट लुपाना चाहती है। अकाली दल ने तो 400 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने सीएम की कुर्सी वाला सॉकेट मिलते ही उसी से 300 यूनिट की फ्री बिजली का तार बिछा देने का ऐलान जनता से कर दिया। आम आदमी पार्टी भी 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वादों के तार पर अपना पॉलिटिकल करंट चेक कर रही है। योगी सरकार ने भी किसानों के बिजली बिल में 50% छूट का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में भी इसी पोल से मुफ्त वादों का तार टंगा है। बीजेपी 100 यूनिट, आम आदमी पार्टी 300 यूनिट और कांग्रेस के हरीश रावत अब तक 100 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा कर चुकी है। गोवा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 300 यूनिट तक पंखा चलाओ, बल्ब जलाओ, फ्रिज चलाओ, बिल भरने मत आओ वाला वादा कर चुकी है। वादे से आगे जाकर अब ये कहा जा रहा है कि बिजली मुफ्त चाहिए तो आइए, नाम लिखाइए, सत्ता में हमको लाइए और फ्री बिजली का फायदा पाइए। ये काम अब बुधवार से अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रही है, जहां जनता से फ्री बिजली पाने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। बोलिए पाटिया जी।
बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। आपको अच्छी तरह से पता है कि सरकार बिजली प्रोवाइड करती है, पार्टी नहीं प्रोवाइड करती है। समाजवादी पार्टी कहां से दे देगी? आपकी सरकार के दौरान तो अंधकार था उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के मुफ्त बिजली कनेक्शन दे दिए हैं। तो अब आपके छलावे में आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। मुफ्त की बिजली का खेल अखिलेश यादव क्यों उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये दिल्ली में केजरीवाल का टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके आम आदमी पार्टी सत्ता हासिल कर चुकी। इसीलिए अखिलेश यादव का 15 करोड़ वोटर वाले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 70 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर निशाना है। उम्मीद है कि फ्री बिजली पाने का फॉर्म भरा कर जनता के बीच एक करंट फिलहाल अपनी पार्टी की हवा का दौड़ाया जाए। 300 यूनिट फ्री देने का जो फैसला समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश के आम लोगों के लिए, जिन्हें लगातार बढ़े हुए बिजली के बिल मिले। कई शिकायतें ये आई जहां पर बिल को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें रहीं। मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। भारत में अगर फ्री बिजली वाली राजनीति की बात करें तो दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री के वादे से सत्ता वाला बल्ब केजरीवाल जगमगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 75 यूनिट फ्री बिजली है। तमिलनाडु में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। केरल में गरीब परिवारों को हर महीने 30 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाती है। तेलंगाना में कई छोटे दुकानदारों को 250 यूनिट तक फ्री बिजली वहां की राज्य सरकार दे रही है। आम लोगों को ही नहीं बल्कि किसानों को फ्री बिजली देकर सत्ता की फसल लहलहाने का भी वादा चल रहा है। किसानों के लिए फ्री बिजली का वादा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, जबकि योगी सरकार किसानों के बिजली बिल में 50% छूट की बात कह चुकी है। ये राजनीति और राज्यों में भी जारी है, क्योंकि देश में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में किसानों को पहले से मुफ्त बिजली दी जा रही है। हरियाणा और पुडुचेरी में किसानों के लिए बिजली की दर ना के बराबर है। मुफ्त की बिजली से वोट का बल्ब जलाने चले नेता हालांकि ये हिसाब नहीं देते कि उत्तर प्रदेश में जहां बिजली विभाग पहले से 90,000 करोड़ के घाटे में फ्यूज हुआ पड़ा है, वहां 3.25 करोड़ उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री और किसानों को बिजली फ्री देने के लिए बाकी 34,000 करोड़ रुपए हर साल कहां से आएंगे? सत्यम मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। मुफ्त के वादे आपके बेटे बेटियों का रोजगार छीनते हैं। मुफ्त के वादे क्योंकि कभी मुफ्त में नहीं मिलते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने पार्टी फंड से उन वादों को निभाने का पैसा नहीं लाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप दस्तक दीजिए। अब अगली दस्तक चुनावी राज्यों में बेरोजगारी के करंट की। हर राजनीतिक दल अपने शासन में बेरोजगारी घटने की बात करता है। अगर बेरोजगारी घटी है तो फिर रोजगार पाने के लिए हर राज्य में नौजवान संघर्ष करता हुआ क्यों दिखता है? आंकड़ों की बाजीगरी में बेरोजगारी को धुंधला करने वालों पर दस्तक देने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश का युवा है जो पिछले दिनों अचानक ताली थाली बजाता हुआ कई शहरों में सड़कों पर आ गया। लेकिन क्यों? जबकि दावा होता है कि बेरोजगारी घट गई। ये पंजाब का नौजवान है। ये भी अपनी नौकरी के लिए परेशान है।
मुख्यमंत्री की सभा में आवाज उठाने तक से इन बेरोजगारों को रोक दिया जाता है। लेकिन क्यों, जबकि दावा पंजाब में भी होता है कि बेरोजगारों की मांग पूरी कर दी गई। ऐसे में सबसे पहले जान लीजिए कि बेरोजगार किन्हें आंकड़ों में माना जाता है और बेरोजगारी दर कैसे बताई जाती है। बेरोजगार वो लोग कहलाते हैं जो नौकरी मांगने के लिए बाजार में यानी बाहर निकलते हैं लेकिन नौकरी नहीं पाते। इस हिसाब से मान लीजिए 100 लोग नौकरी के योग्य हैं। ये सभी 100 लोग अगर बाहर नौकरी खोजने जाते हैं और 50 को मिलती है, 50 को नहीं, तो फिर बेरोजगारी दर 50% कहलाती है। इसी फॉर्मूले के आधार पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के डेटा के आधार पर यूपी में दावा होता है कि बेरोजगारी दर 5 साल में 8% से घटकर 4.83% हो गई। अगर ऐसा है तो फिर पिछले ही महीने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में क्यों उन मोहल्लों से बेरोजगार सड़क पर निकल आए जहां वो रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसकी वजह बताई जाती है यूपी में अब युवा नौकरी योग्य होकर भी नौकरी के लिए बाजार में नहीं आ रहा। क्या ये बात सच है? CMIE के आंकड़े कहते हैं कि 5 साल के भीतर जहां दिसंबर 2016 में 14,95,70,000 लोग नौकरी करने की योग्य उम्र के थे, दिसंबर 2021 में इनकी तादाद तो बढ़कर 17,07,30,000 हो जाती है, जिनमें से 2016 में जहां 5,75,89,000 लोग नौकरी करते हैं, 2021 में वही तादाद नौकरी करने वालों की घटकर 5,59,76,000 हो जाती है। यानी नौकरी करने वालों का प्रतिशत 5 साल में 38% से घटकर 32% आ जाता है। और एक जानकारी ये भी कि जहां दिसंबर 2016 में यूपी में 6,25,00,000 लोग नौकरी खोज रहे थे, वहीं दिसंबर 2021 में ये तादाद घटकर 5,88,00,000 लोगों की हो जाती है। तो क्या 5 साल के भीतर करीब 37 लाख लोग हताश होकर नौकरी खोजने भी अब बाहर नहीं निकल रहे? निवेशक आए, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया, उद्योग लगाए। वह निवेश हमारे लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन तरीके से वह आज आप, ये डाटा मेरे नहीं है, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। आज ये बताएं किस जिले में इंडस्ट्री और कारखाना लग गया, किस जगह नौकरी रोजगार मिल गए। जो झूठे प्रचार में दिखाई दे रहे हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, वो कहां है? सवाल ये महत्वपूर्ण है आज। यही पैटर्न बेरोजगारी का पंजाब में भी नजर आता है, जहां नौकरी के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को चुनावी राज्य में सीएम की सभा के दौरान पिछले महीने बोलने तक से रोका जाता रहा। पंजाब में जहां भी पढ़े लिखे लोग पक्की नौकरी की मांग लेकर चुनावी सभाओं में गए, वहां से उन्हें मुंह दबाकर बाहर कर दिया गया। पंजाब की भी हकीकत ये है। दिसंबर 2016 में पंजाब में 98,37,000 लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 95,16,000 लोग ही नौकरी कर रहे। मतलब कि 5 साल में 3,21,000 नौकरी करने वालों की संख्या घटी और बेरोजगारी दर 6.13% से बढ़कर 7.85% हो गई। ये दोनों वो चुनावी राज्य हैं जहां फिलहाल जनता को रोजगार देने का पता नहीं, लेकिन अपने अपने बेटे बेटियों भाई बहू को राजनीतिक रोजगार दिलाने की सबसे बड़ी कोशिश नेता कर रहे हैं, जिनमें से कई तो टिकट पाकर कुर्सी भी पा जाएंगे। लेकिन क्या ये युवा ऐसे ही चुनावी राज्यों में रह जाएंगे? आज तक ब्यूरो। करंट मिलता है तभी कुछ जलता है, तभी कुछ इलेक्ट्रिक चीजें चलती हैं। चुनाव में वोट का करंट पाने के लिए कई दलों के नेता नोट का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी कैश का करंट लगातार दिखने लगा है। जबकि अनुमान जताया गया कि अकेले उत्तर प्रदेश में इस बार 4,000 करोड़ रुपए नेता खर्च कर सकते हैं। तब गाड़ियों से मिलने वाले ये नोट देखिए और आपके वोट से छल करने वालों के विरुद्ध आप दीजिए दस्तक। आगे आने वाले वीडियोस को देखने से पहले जान लीजिए कि भारत के 10 सबसे अमीर लोग अगर रोज 7 करोड़ रुपए भी खर्च करें
तो भी उनकी दौलत खत्म होने में 84 साल लगेंगे। भारत में टॉप के 98 अरबपतियों पर सिर्फ 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर 7 साल तक आयुष्मान योजना की देश में फंडिंग हो सकती है। देश के टॉप 98 अरबपतियों पर 4% का अतिरिक्त टैक्स लगाकर 17 साल तक सिर्फ उसी पैसे से मिड डे मील योजना चलाई जा सकती है। भारत में टॉप के 100 लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि उससे अगले 365 साल तक भारत में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम को चलाया जा सकता है। अमीर और अमीर के मुकाबले जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना काल में देश का गरीब और गरीब हुआ, तब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से आई इन तस्वीरों को देखिए। इलेक्शन नजदीक आते ही ये वो नोट हैं जो पकड़े जाने शुरू हो जाते हैं। ये वो नोट हैं जो दावा है कि आपकी ईमानदारी से दिए गए वोट को भी नष्ट करते हैं। ये वो नोट हैं जो 5 साल तक के लिए आपसे आपके मुताबिक आपका नेता चुनने का अधिकार छीन लेते हैं। ये वो नोट हैं जिनके दम पर कुछ लोग पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खरीद लेना चाहते हैं। ये नोट उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक फॉर्च्यूनर कार से चुनाव आयोग की टीम ने पकड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाले ये नोट इस कार से मिले, जिसे चुनाव आयोग की टीम ने रोकना चाहा। ड्राइवर भागने लगा। जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, उसके प्रभारी श्री राम शर्मा थे। उन्होंने पुलिस टीम के साथ इसको चेक किया। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। हम अभी संबंधित पूरी वीडियोग्राफी के साथ थाना 24 नोएडा में इसको रखवाए हैं और इनकम टैक्स को जैसे कि 10 लाख से ऊपर इंफॉर्मेशन ले भी रहती दिया गया है। शेष इसका परीक्षण करके हम इसको कार्रवाई करेंगे। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर में 10 फरवरी को मतदान होना है। क्या ये इसी इलाके की सीट या आसपास के जिले में वोटर को बांटकर उसके वोट का सौदा करने के लिए ले जाई जा रही रकम है? क्योंकि पैसे और शराब के नशे से ही चुनाव में वोट खरीदने की कोशिश प्रत्याशी करते हैं। तभी तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 115 करोड़ रुपए कैश मिला, 57 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई, 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में अकेले 20 करोड़ से ज्यादा का कैश, 4 लाख लीटर शराब पकड़ी गई थी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश में 191 करोड़ का हार्ड कैश, 46 करोड़ रुपए की शराब जब्त की थी। इस बार भी चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन और चुनाव प्रचार तेज होने लगा। वोटिंग की तारीख नजदीक आने लगी। कैश का खेल बढ़ने लगा। 15 जनवरी को कानपुर में एक स्कॉर्पियो से 50 लाख रुपए कैश मिला। इतना पैसा कार में रख कर ले जाने वाले ये नहीं बता पाते कि पैसा कहां जा रहा था, किसका था। अगले दिन 16 जनवरी को कानपुर में कार से ही फिर से 8 लाख कैश चुनाव आयोग की टीम पकड़ती है। कानपुर में ही 17 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की टीम 22 लाख रुपए एक कार से बरामद करती है। ये पैसा भी क्या किसी इलाके के चुनाव को प्रभावित करने के लिए जा रहा था। इसके बाद 17 जनवरी को आगरा में 21 लाख रुपए एक गाड़ी से बरामद किए जाते हैं। ये नोट देखकर आप सोचिए फिर कि काहे देश में अमीर और अमीर तो गरीब और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि वोट के लिए नोट का इस्तेमाल तेज है। कहने को चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक विधानसभा प्रत्याशी अब 40 लाख रुपए अधिकतम अपने प्रचार में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जहां एक एक कार से 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए खुद चुनाव आयोग पकड़ रहा हो, वहां समझना मुश्किल नहीं कि चुनाव में खर्चा कितना और कैसे हो रहा है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावों की बोल हर राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की लिस्ट से धराशायी हो गए हैं। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी हो या फिर संयुक्त समाज मोर्चा, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में 40% टिकट महिलाओं को बांटने वाली कांग्रेस ने भी आधी आबादी को कोई तरजीह नहीं दी। महिला आधी आबादी है, महिला का हक है, राजनीति में उसकी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। और मैं महिलाओं को खास तौर से ये कह रही हूँ कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है कि हम बदलाव लाएं। आधी आबादी को ताकत देने के लिए 40% टिकट महिलाओं को देने का काम यूपी में कांग्रेस करती है।
तारीफ खूब बटोरी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कांग्रेस अपनी इस नीति को लेकर इतनी ही गंभीर है तो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा पंजाब में क्यों चारों खाने चित है? पंजाब में सभी दलों ने चुनावों में 33 से 50% तक सीटें महिलाओं को देने के दावे किए थे, लेकिन राज्य में चुनाव लड़ रहे 4 बड़े सियासी फ्रंट के कुल घोषित 322 उम्मीदवारों का लेखा जोखा ये बताता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, क्योंकि पंजाब में अब तक कुल घोषित 322 उम्मीदवारों में से सिर्फ 26 महिला उम्मीदवार हैं, जो कुल उम्मीदवारों का मात्र 8% हैं। अभी तक कांग्रेस के घोषित 86 प्रत्याशियों में से मात्र 9 महिलाएं हैं, यानी यूपी की तरह 40% छोड़िए 20% भी नहीं है। वहीं राजनीति को बदलने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी के 112 में से 12, अकाली दल के 94 में 4 और संयुक्त समाज मोर्चा के घोषित कुल 30 नामों में मात्र 1 महिला प्रत्याशी है। वहीं अभी तक बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गठबंधन ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पंजाब में एक समय ऐसा था जब वहां कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की तूती बोला करती थी। पंजाब की राजनीति इन दोनों ही दलों के इर्द गिर्द घूमा करती थी। एक तरफ प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन इन दोनों ही नेताओं का दौर अब लगता है चला गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ चुके हैं और शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के हवाले है। लेकिन पंजाब में जो एक चीज नहीं बदली वो है खुद को दूसरे से ज्यादा पंजाबी सिद्ध करने की होड़, जिसकी झलक आज भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी दिखाई दी। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद का ऐलान करती है तो भांगड़े से पंजाबियत का एहसास करवाती है। पंजाब में मुख्यमंत्री आज तक के मंच पर आते हैं तो भांगड़ा देख पंजाबी कहावत दोहराते हैं। हमारे पंजाबी में है कि नचन वाले दी अड्डी नहीं रहती, गाउन वाले दा मुंह। मैं तो बड़ी देर दा सोच रहा यार ये नची जा रहे, मेरा मैं क्यों नहीं नच रहा। पंजाब में सीएम की कुर्सी पर नजर रखने वाले सिद्धू सिर पर भगवा पगड़ी बांधकर शायरी से अपनी दावेदारी करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पंजाब की सियासत में दशकों तक 2 तरफा मुकाबला रहा। एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी और अगली बार अकाली दल का मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री और अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने से मुकाबला बहुकोणी हो गया है। लेकिन हर दल की कोशिश खुद को सबसे बड़ा जट साबित करने की है, फिर चाहे सत्ता ही क्यों न जा रही हो। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू की ताजपोशी से ऐन पहले की तस्वीर है ये, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सैनिकों के साथ थिरककर सत्ता जाने के दुख से कोसों दूर दिखते हैं। बिल्कुल पंजाब के उस जट सिख की तरह जिसकी खुशमिजाजी और दिलेरी की दुनिया कायल है। इसीलिए तो जब अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उनका सबसे ज्यादा जोर सरदार शब्द पर होता है। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए
ये कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को गले लगा लिया। भंगड़ा शुरू हो गया और भगवंत मान भावुक हो जाते हैं। अपने नाम का ऐलान होते ही भगवंत मान ने जब बोलना शुरू किया तो उस मुद्दे को सबसे पहले छुआ जो आज पंजाब का सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। ਜਦੋਂ मैं कॉमेडियन सी, मैं लोकां ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕੀ मेरा चेहरा देख के रोन लग जाते हैं कि सानू बचा लो जी। ऐसी ही बातें करने वाले भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा बन गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में वे पार्टी के अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे पंजाब में अपील है। एक कॉमेडी शो से उनका नाम हुआ और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और फिर राजनीति में आ गए। 2014 से ही वो संगरूर के एमपी रहे हैं और साथ ही अगर हम बात करें, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ पंजाब में बनाई और शायद इसी का नतीजा है कि डायल सीएम में सबसे आगे उन्हीं का नाम रहा। पंजाब के बाहर भगवंत मान को लोग एक कॉमेडियन और संगरूर के लोकसभा सांसद के रूप में जानते हैं, जो अक्सर अपनी कविताओं से मोदी सरकार पर चोटीले हमले करते हैं। देश की जीडीपी माइनस है, देश की जीडीपी माइनस है, सरकार हर मुद्दे पर साइलेंस है, आजकल करते नहीं है वो काले धन की बात, जनता की सुनते नहीं हैं, सिर्फ करते हैं अपने मन की बात। और जिसको सुन सुनकर अब तो दुखी आकाशवाणी रेडियो के माइक हो गए। लेकिन सरकार जी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस बार आप सोशल मीडिया पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक हो गए। देश के बेरोजगारों पकौड़े तलो, सरकार जी अपनी हर योजना की नाकामी को कोविड के कंधे पर डालो। केजरीवाल भले ही कहें कि उन्होंने सीएम कैंडिडेट चुनने के लिए जनता से रायशुमारी की हो, लेकिन सब जानते हैं कि 2017 में सिख समाज से सीएम फेस न होना आम आदमी पार्टी की नाकामी की वजह बना था। इसीलिए केजरीवाल ने जानबूझकर खुद को सीएम की रेस से अलग कर लिया। 21,59,000 वोट आए जो लोगों ने अपने रिस्पांस दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया उन सारे वोट्स। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाने के पीछे पंजाब का वो मालवा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि मालवा जीतने वाली पार्टी ही सरकार बनाती है। अकेले मालवा रीजन में पंजाब की कुल 117 सीटों में से 69 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से 40 सीट जीती थी। वहीं इसके 5 साल पहले शिरोमणि अकाली दल ने 2012 में मालवा क्षेत्र से 33 सीट जीतकर सत्ता पर कब्जा किया था। आम आदमी पार्टी को 2017 में मालवा से 20 सीटें मिली थी। संगरूर से आने वाले भगवंत मान इसी इलाके से आते हैं। 2014 की मोदी लहर में भगवंत मान ने संगरूर लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस और अकाली उम्मीदवारों की मौजूदगी के बावजूद 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। भगवंत मान ने 2019 में न सिर्फ संगरूर सीट दोबारा जीती, बल्कि संसद में अपने भाषणों से पंजाब की आवाज बनने की कोशिश भी की। आप बैठ जाइए, हरसिमरत जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, कृपा कृपया बैठ जाइए। आप मिनिस्टर हैं, हमें भी बोलने दीजिए। हम भी चुन के आए हैं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी ये बैठ जाए। ये धर्म पे कब्जा किया हुआ इन्होंने, अब इनकी कुर्सियां खिसक रही हैं तो ये तड़प रहे हैं। इनको बोलिए, वरना फिर मैं नहीं बोलूंगा। इनको बोलिए बैठ जाइए, जब इनका टाइम आएगा तो बोलिए। हर बात पे खड़े होना आपने डिस्टर्ब करने का मन बना रखा है। मैं भी चुन के आया हूँ, सबसे ज्यादा मतों से जीत के आया हूँ। सुखदेव सिंह ढींढसा को हराया आपके। आप बैठ जाइए। 1973 में संगरूर जिले की शीमा मंडी के करीब सतोज गांव में पैदा हुए भगवंत मान के पिता एक सरकारी अध्यापक थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कॉमेडी के क्षेत्र में आ गए और प्रोफेशनल कॉमेडियन बन गए। क्रिकेट प्लेयरों की पूरे देश में बल्ले 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 बल्ले, पैसों की बरसात, डैशी हेयर स्टाइल उनके, हीरो ने उनपे मरती है। हॉकी वाले बेचारे काले पीले। कॉमेडी और अपनी कविताओं से राजनीति और समाज के मुद्दों पर व्यंग कसने वाले भगवंत मान कब राजनीति में ही आ गए पता ही नहीं चला।
2011 में प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और तत्कालीन वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल अकाली दल से बगावत कर पंजाब में पीपुल्स पार्टी का गठन करते हैं। भगवंत मान भी उनके साथ राजनीति में कूद गए। फरवरी 2012 में पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान ने लहरा गागा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता राजेंद्र कौर भट्टल के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए। इसके बाद अन्ना आंदोलन से प्रेरित होकर वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में पहली बार सांसद चुने गए। कृपया घंटी मत बजाना, फिर डिस्टर्ब हो जाता है मैडम, प्लीज। छोटी सी कविता है कि बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से, बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से, बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से, बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से, बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहा है, चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। राजनीति में जैसे जैसे भगवंत मान आगे बढ़े, शराब की लत को लेकर उन पर इल्जाम गहरे होते गए। आखिरकार 1 जनवरी 2019 को भगवंत मान ने अपनी पार्टी की रैली में मां की मौजूदगी में शराब को न छूने की शपथ ली, लेकिन विरोधी उन पर यकीन नहीं करते। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, तो मैं पंजाब ਦੀ जनता ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ कि ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਬਰ ਹੋਏ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਲਾੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਬੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ कि जे लाड़ा मिलिया ते बधाई है। एक वक्त था जब पंजाब की राजनीति में अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल की तूती बोलती थी, लेकिन आज पंजाब के मुकाबले में कॉमेडियन से लेकर एक क्रिकेटर तक दावा ठोक रहे हैं। भगवंत मान की स्टाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं वो शहीद भगत सिंह से प्रेरित हुए हैं। उन्होंने ऐसा कई इंटरव्यूज में भी कहा। उन्होंने कहा जिस तरह की वो पगड़ी डालते थे, जिस तरह से रंग उन्होंने चुना है एक पीली पगड़ी का, वो लगातार भगवंत मान के स्टाइल और पर्सोना में है। लेकिन ये डगर मुश्किल होगी। उनके ऊपर पर्सनल रिमार्क्स किए जाते हैं, उनके चाल चलन पे, उनके पीने पर, और उस सब के बावजूद भगवंत मान आज एक लोकप्रिय चेहरा उभर के निकले हैं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक। चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में सुपर सीएम की तरह दिखे। हर जगह सिद्धू की छाप दिखाई दे रही थी। सिद्धू हर जगह चन्नी के साथ दिखाई दे रहे थे। सिद्धू के सामने चन्नी थोड़े कम नजर आ रहे थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा खेल खेला कि नवजोत सिंह सिद्धू किनारे हो गए। पिछले साल सितंबर महीने में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह के इस नए रूप को सारे पंजाब में देखा। मौका था अपने पुराने साथियों के साथ मुलाकात का, जिसमें अमरिंदर सिंह पुराने दौर में ऐसे गए कि गाना गाने लगे। जो पंजाब की धरती अपने भांगड़ा और गिद्दा के लिए मशहूर है, वहाँ जब मुख्यमंत्री चन्नी आज तक के कार्यक्रम में डांस करते हैं तो किसी को अचंभा नहीं होता। जानकार मानते हैं कि भांगड़ा करना हो या फिर अचानक जनता के घर में पहुंचकर चाय पीना, ये सब करके चन्नी खुद की छवि को चमका रहे हैं। इसीलिए वो अपना काफिला रुकवाकर हादसे का शिकार हुए बाइक सवार की मदद भी करते हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मी और मीडिया कर्मी भी कैमरा लेकर उनके साथ चलते हैं। वो बाइक सवार से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और एम्बुलेंस के आने पर वो उसकी मदद भी करते हैं। आखिर में चन्नी बाइक सवार से हाथ मिलाते हैं और अपने काफिले की ओर लौट जाते हैं। चन्नी का यही अंदाज
उन्हें सिद्धू वर्दी साबित कर रहा है। इसका सबसे ताजा सबूत सोनू सूद का वीडियो है। असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसमें सोनू सूद असली चीफ मिनिस्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। सोनू सूद के इन बयानों के साथ वीडियो में नाटकीय संगीत और खास अंदाज के साथ सीएम चन्नी की एंट्री होती है और अगले ही कुछ सेकंड तक संगीत के साथ सीएम चन्नी की तस्वीरें दिखाई जा रही है। पंजाब में कांग्रेस से आते इन संकेतों को सिद्धू के लिए झटका माना जा रहा है, जो खुलकर सीएम पद की उम्मीदवारी पेश कर हाईकमान को अपने तेवर दिखा रहे हैं। ये सीएम फेस घोषित नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि पंजाब के लोग जानना चाहेंगे कि भाई कौन एजेंडा देगा, किसको जिम्मेवारी मिलेगी। इट इज ऑलवेज देयर, या तो किसी फेस पे इलेक्शन लड़ा जाता है या एजेंडे पे लड़ा जाता है। कि लोगों ने सरकार बनानी है, पंजाब के लोगों की जमीन फाड़ के जो आवाज आ रही है वो आवाज सुननी पड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस ने जब कैप्टन को हटाया तो नए सीएम की तलाश शुरू हुई। इस दौर में पहले सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा के साथ अंबिका सोनी और प्रताप बाजवा का नाम चला। इस दौर में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम दूर दूर तक नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नु इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने पंजाब के 32% अनुसूचित जाति वोट को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले चन्नी ने इतने कम वक्त में ये साबित कर दिया कि जवानी में पिता के टेंट हाउस में हाथ बटाने वाले चन्नी चुनावों में पार्टी का ट्रम्पकार साबित हो सकते हैं। कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।